हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारा वेक्टर का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। उसके ऊपर 3 वीडियोस बने हैं। थर्ड वीडियो के अंदर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डाले हैं, तो प्लीज़ जाके पहले प्रीवियस वीडियोस चेक करना। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी चैप्टर 3 का ही पार्ट है, विच इज़ मोशन इन अ प्लेन। और इस टॉपिक के बाद हमारा एक और टॉपिक बचता है, विच इज़ सर्कुलर मोशन। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। वैसे आप ऐसा ही एक टॉपिक पढ़ चुके हो पिछले यूनिट में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर, विच इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर ये डिफरेंस है कि जब आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था ना, तो आपने सिर्फ एक डायमेंशन की बात करी थी कि पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाता है और इसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है। अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन ले रही हूँ तो आपने सिर्फ और सिर्फ मोशन बात करी थी किसके अंदर, कि मोशन हो रहा है किसके अंदर, वाई एक्सिस में, वाई डायरेक्शन के अंदर। हमने ये नहीं बोला था, या उसके अंदर ऐसा नहीं था कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट तो जा ही रहा है, उसके साथ में हॉरिजॉन्टल भी ट्रैवल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। उसी वजह से वो जो टॉपिक था ना, वो था वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल का मतलब है सिर्फ एक ही डायमेंशन में, सिर्फ एक ही एक्सिस के अंदर मोशन हो रहा है। तो इसके लिए वो प्रोजेक्टाइल मोशन का ही पार्ट है, लेकिन क्या 1D मोशन है। नॉर्मली जो बुक्स वगैरह में होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब कि वो दोनों एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। मैं सिर्फ एक डिफरेंस बता रही हूँ कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला टॉपिक था ना, विच इज़ ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन, बट वो अपन ने वन डायमेंशन की बात करी थी, सिर्फ एक डायमेंशन में, बिकॉज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है वापस उसी डायरेक्शन में आ रहा है। अगर आप उसी पार्टिकल को किसी एंगल से फेंकोगे ना, देखो मैंने अगर सीधा फेंका ना तो पार्टिकल ट्रैवल करके सीधा आएगा। वैसे इन जनरल तो आप पार्टिकल को सीधा भी फेंकोगे तो हल्का सा उसका हॉरिजॉन्टल मोशन रहता है, लेकिन हम उसको नहीं लेते, नेग्लेक्ट करते हैं। इसलिए ये वाला जो था ना, वो कंप्लीट वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल था। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर क्या कर रहा है, पार्टिकल 2 डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहा है। देखो 2D मोशन, इसका मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब 2 एक्सिस के अंदर मोशन, मतलब वो 2 डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो वर्टिकल जा रहा है ना, तो कुछ वो हॉरिजॉन्टल भी जाएगा। ये वाली डायरेक्शन वर्टिकल होती है और ये वाली डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होती है। जब हमने 1D की बात करी तब पार्टिकल कैसे जा रहा था, सिर्फ इसी डायरेक्शन में, इसीलिए हमने उसको क्या बोला था, वन डायमेंशनल मोशन बोला था। लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं ना, तो उस केस में पार्टिकल ऐसे तो जा ही रहा है, देखो ऐसे तो जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में ऐसे भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि पार्टिकल को यहाँ फेंका घूम के वापस, ऐसा है नहीं, वो घूम भी रहा है, हवा में भी है, एयर में भी है, और पार्टिकल कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल करता है। अभी और अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। अगर हम किसी पार्टिकल को, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से फेंकूँ, इसी एंगल से मतलब ये ले लिया हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे अगर मैंने इसको फेंका है, तो उस केस में क्या होगा, वो पार्टिकल कुछ ऐसे ट्रैवल करेगा। ये जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो सकती है, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। तो अगर वो किसी में मैंने ले लिया कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, तो अगर वो किसी एंगल को, पार्टिकल को किसी एंगल से फेंकेगा ना, तो उसके इसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल वाई एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस है, इसमें तो ट्रैवल कर रही है, वो ऊपर जा रहा है ना, उसकी हाइट बढ़ रही है ज़मीन से, ये फ्लोर है, ये मैंने ले लिया हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड से वो ऊपर तो जा रहा है, तो इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखो, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, वो ट्रैवल करते करते यहाँ पे भी गया है, तो इसका मतलब उसने वाई डायरेक्शन में, ले रही हूँ कि ये वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है, तो वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, साथ साथ में इस डायरेक्शन के अंदर भी ट्रैवल कर रहा है। कितना कर रहा है, क्या चीज़ है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग बहुत ही बेसिक बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब है प्रोजेक्ट करना, किसी पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंकना। अगर आप इस पार्टिकल को थीटा की जगह ज़ीरो ले लो, ज़ीरो ले लिया मतलब कोई एंगल नहीं है, मैंने ऐसे फेंक दिया ज़मीन पे, तो वो सीधा सीधा जा रहा है, तो वो तो 1D मोशन हो गया, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, मैंने ऐसे ही तो फेंका। इन जनरल अपन कंसीडर कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब दोनों डायरेक्शन के अंदर मोशन, किसी एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, उसके बाद में वो
कुछ ना कुछ हाइट भी गेन करेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा। ये वाली जो होती है ना वो होती है हॉरिजॉन्टल, और ये वाली होती है वर्टिकल। हिंदी में मुझे खुद को नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट ये चीज़ होती है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल को किसी एंगल से आपने थ्रो करा तो उसका 2 डायमेंशन में, 2 एक्सिस के अंदर मोशन होगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। मैंने मेरे हिसाब से ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, ऊपर को वाई, नीचे कुछ भी लेना है। इन जनरल जो बहुत ही बेसिक जो होता है वो यही होता है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होता है। तो इसमें दोनों डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल ट्रैवल करेगा, विच इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। और हम लोगों ने ना बहुत ही स्टैंडर्ड ले लिया कि पार्टिकल कुछ इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो इसको हम लोग पैराबोलिक पाथ कहते हैं। पैराबोलिक पाथ क्यों कहते हैं पैराबोलिक पाथ? वैसे आप मैथ्स में पढ़ोगे सारे शेप्स, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, स्क्वायर, स्फेयर, एलिप्टिक, ये सारे शेप्स आप पढ़ोगे, लेकिन इस पार्टिकल को पैराबोलिक पाथ कहते हैं। क्यों? ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये जो पाथ है ना वो पैराबोलिक पाथ ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। मैंने इतना लंबा चौड़ा सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करने में लगाया, सिर्फ इसीलिए बिकॉज काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि यार प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, 1D 2D, ठीक है, हम लोग बात तो सब लोग कर रहे हैं, बट एक्चुअल में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज, कि क्या 1D है, 2D है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों है, मोशन अंडर ग्रेविटी क्यों है। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और ये हो गया मेरा, अगर मैं इसको पास में लेती हूँ तो ये हो गया वाई एक्सिस। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है ना वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है, लेकिन उसमें अपन 1 डायमेंशन की बात करते हैं। तो ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी। क्यों? आप किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हो ना तो उसमें नीचे की साइड ग्रेविटी तो लगनी ही है। मैं बाकी किसी फोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे फोर्सेज लगते हैं, एयर रेजिस्टेंस के कारण फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बहुत, लेकिन उन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि भाई एयर में तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, सिर्फ पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है। तो आप पार्टिकल को कैसे भी फेंको, ऐसे फेंको, मतलब स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर आपने ऊपर फेंका है ना तो उसमें नीचे की साइड ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, ये चीज़ सबको पता है। तो अगर मैंने पार्टिकल को यहाँ फेंका, इसका जो टेंजेंट होगा ना वो हमको वेलोसिटी दे देगा u, और किसी एंगल थीटा से फेंका तो पार्टिकल क्या होगा, जैसे आप किसी पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से फेंकते हो ना, तो वेलोसिटी मतलब v, वेलोसिटी v हो गया, तो इसका मतलब हम लोग उसको एनर्जी दे रहे हैं। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। 12 mv² आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे। तो हम उसको कुछ एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी दे रहे हैं तो वो धीरे 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 ऊपर जाएगा, लेकिन धीरे 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 उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, एक पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जहाँ पे पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी पे। उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे फिर से पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? इसमें काइनेटिक एनर्जी में। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज अभी तक आपने पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी, ये काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है, 9-10 में पढ़ी होगी, लेते काफ़ी बेसिक पढ़ी, तो मे भी काफ़ी लोगों की चीज़ समझ में नहीं आए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने पार्टिकल को यहाँ से फेंका किसी वेलोसिटी u से, यहाँ पे पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दी, धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। जो ये मैक्सिमम जहाँ पे हाइट गेन कर लेगा ना, बिकॉज ये एक्सट्रीम पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। तो इस पॉइंट पे उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? 12 mv² जो है ना वो चेंज हो जाएगा mgh के अंदर, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, हमने लिख दिया वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 एट दिस पॉइंट। मैं पॉइंट दे देती हूँ, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई और वेलोसिटी 0 हो गई। इसके बाद मैं इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो तो हमेशा ही लग रहा है, चाहे कैसे ही जा रहा है, नीचे की साइड लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है और सेम ही लग रहा है। तो इतने टाइम तक जब वो पार्टिकल यहाँ से पॉइंट A तक ट्रेवल करा ना, तो उस केस में क्या हो? पार्टिकल जा रहा है ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से लग रहा है? नीचे। तभी तो जाके एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे उसकी जो ऊपर वाली जो वाई एक्सिस में जो उसकी क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस में जो उसकी वेलोसिटी है उसको नीचे की साइड पुश कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वजह से इस पॉइंट पे आके
ये पॉइंट किधर भी हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वो मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा। तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद में पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट करेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे ही लग रहा है, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कम हो रही है बिकॉज पार्टिकल जा रहा है ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे। तो कहीं ना कहीं जाके, चाहे वो डिस्टेंस कितनी हो हम उसकी बात नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद में क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है तो पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी फिर से गेन हो जाएगी। और इस पॉइंट पे जहाँ पे वो फ्लोर को टच कर लेता है ना, उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी आपने यहाँ पे दी थी। अगर यहाँ पे यू थी ना, तो यहाँ पे भी एंड करते करते उसकी ये जो वेलोसिटी होगी ना, वो यू ही होगी। ये चीज़ क्लियर है। तो एक हमने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पढ़ी है कि पार्टिकल जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा ना, उसी पार्टिकल्स वेलोसिटी से वो पार्टिकल एंड भी करेगा। ओके, ये चीज़ हो गई। अब आप देखो मोशन की, पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहा है और इस डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहा है। तो जो y वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन में, उसमें हमेशा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है, विच इज़ mg। अगर मास कुछ है तो हम लोग माइनस mg इसको कर सकते हैं। माइनस इसलिए लिखा बिकॉज नीचे की साइड लग रहा है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में भी ऐसे भी उसकी एक वेलोसिटी होगी ना। अब इसके अंदर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब पार्टिकल x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा ना, तब उसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द वे। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी वेलोसिटी कांस्टेंट? बिकॉज आप देखो y डायरेक्शन में तो उसके ऊपर नीचे की साइड एक एक्सीलरेशन लग रहा है, g तो क्या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ही होता है ना। तो y डायरेक्शन में इसमें नीचे की साइड हमेशा एक एक्सीलरेशन लग रहा है, लेकिन x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है। इसका एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। 0 हुआ तो इसका मतलब हम लोग एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, dv/dt इक्वल्स टू 0 होगा। और किसी भी टर्म का, किसी भी वैल्यू का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो 0 कब होता है, वो 0 तब होता है जब ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो टर्म है v यहाँ पे, अगर ये क्या हो, कांस्टेंट हो। ये चीज़ हमने यूनिट सेकंड के अंदर पढ़ी है कि अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करें ना तो 0 वैल्यू आती है। और हमको पता है कि एक्सीलरेशन 0 है, होता तो हमको क्वेश्चन में गिवन होता, हमारे इसमें थ्योरी के अंदर गिवन होता कि भाई कुछ एक्सीलरेशन है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बहुत ही स्टैंडर्ड केस ले रहे हैं यहाँ पे, जब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस केस में एक्स एक्सिस के अंदर, ये जो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे ये जो एक्सीलरेशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है। वाई डायरेक्शन में क्या है, -g, दैट इज नीचे की साइड, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की साइड लगेगा, तो ये हो जाएगा -g। तो अगर x डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन 0 है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट द वे कांस्टेंट है। बेसिकली x डायरेक्शन के अंदर वो जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा ना, बी पॉइंट तक भी उसकी वेलोसिटी वही रहने वाली है, यूनिफॉर्म मोशन, कोई वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होंगे। एंड द ओनली रीजन इज कि उसका एक्सीलरेशन क्या है, 0। तो ये तो हो गई बात हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन की। इसके अंदर हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी कि एक्स एक्सिस में थ्रू आउट द वे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, कितनी है क्या है उसके बारे में कुछ बात नहीं कर रही हूँ अभी, वो हम लोग सब आगे बात करेंगे, लेकिन थ्रू आउट द वे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी बिकॉज एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। वाई डायरेक्शन के अंदर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बिकॉज अपने नीचे की साइड क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सट्रीम पॉइंट की। यहाँ पे हमने बात करी ना, देखो मैंने आपको क्या बोला कि एक्स एक्सिस के अंदर उसकी थ्रू आउट द वे वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मुझे कन्फ्यूज़न हो कि यहाँ पे मैं कौन सी वेलोसिटी 0 कर रही हूँ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो है ना y 0 होगा, इसका मतलब y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 होगी, x वाली क्यों नहीं होगी, बिकॉज x वाली थ्रू आउट द वे कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। यहाँ से जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करा ना लास्ट तक वही रहने वाली, तो वो 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 0? अब देखो ये यहाँ तक ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई तो वो नीचे आने लग गया। तो y डायरेक्शन में यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्स एक्सिस में नहीं होगा बिकॉज वो कंटिन्यूसली सेम वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और यहाँ पे बी तक पहुँच रहा है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग लिख देते हैं एक बार। या फिर सबसे बेटर है हम लोग सीधा आते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर। अब हमने जो भी थ्योरेटिकल बात कर ली, अब देखो एक बार मैं ब्रीफ एक बार दे देती हूँ रिविजन
प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, लेकिन किसमें टू डायमेंशनल मोशन होगा, 2 डायमेंशन 2 एक्सिस के अंदर होगा, एक्स और वाई। दूसरी चीज़, पार्टिकल जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा लास्ट में आते हुए उसकी वेलोसिटी वही रहेगी बी पॉइंट पे। सेकेंड चीज़, एक्स एक्सिस के अंदर पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन होगा वो 0 होगा, वो सेम स्पीड से चलेगा जिस वेलोसिटी से स्टार्ट किया, लास्ट में वही वेलोसिटी होगी, थ्रू आउट द वे सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि लास्ट पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे वो सेम ही रहेगी। वाई डायरेक्शन में एक पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो पॉइंट होता है एक्सट्रीम हाइट का, एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ पे उसकी मैक्सिमम हाइट गेन हो जाती है, उस पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की साइड, तो इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। अब हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स पे, तो हम लोग एक टेबल बना देते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये टेबल बना दिया, ये हम लोग बात कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन की, या फिर मैं इसको लिखती हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा वर्टिकल मोशन, लिख देती हूँ डायरेक्शन की जगह वर्टिकल मोशन, और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। देखो, हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल को ऊपर की साइड फेंका है। ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। अब एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि वेक्टर के अंदर पढ़ी थी कंपोनेंट्स निकालने की। ये हमारे पास एक वेक्टर है u, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन ये किसी एंगल से है, एक्सिस से किसी एंगल से है, तो हम इसके कंपोनेंट ले सकते हैं। थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है, जहाँ पे थीटा उस डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है u cos थीटा, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन होगी ना ये वाली, यहाँ पे कंपोनेंट कितना होगा u sin थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी है, u cos थीटा एंड u sin थीटा, तो ये कंपोनेंट हो गया। तो इसका मतलब ये जो u cos थीटा वाला कंपोनेंट है ना, वो मैंने किस डायरेक्शन में बनाया, x डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये वाला y डायरेक्शन में बनाया तो ये क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा। इसके केस में बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू u sin थीटा। ये चीज़ सिर्फ हमको कंपोनेंट्स निकालना है, कंपोनेंट्स से ये चीज़ पता पड़ जाएगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आता है, वेलोसिटी की बात हो गई, अब एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हम लोग इंडिविजुअल एक्सिस को लेके चलेंगे। एक्स डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, 0 है। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में कितना है, ए वाई इक्वल्स टू माइनस का जी, बिकॉज पार्टिकल जा रहा है ऊपर और एक्सीलरेशन लग रहा है नीचे, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया, क्या है, माइनस का जी। ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन की, कि जब हमने पार्टिकल को यहाँ से फेंका और यहाँ तक आया, तो इस पॉइंट पे आके पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, दोनों ही केस में, मतलब एक्स में भी कितना आएगा। तो हमको पता है कि जब हम लोग एक्स डायरेक्शन में मोशन की बात करें ना, हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द वे, थ्रू आउट द पाथ, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी, इसको मैं ले लेती हूँ वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ये हो जाएगी वेलोसिटी एट पॉइंट ए विच इज़ u sin थीटा, और यहाँ पे कितना होगा, सेम ही रहेगा, कितना, u cos थीटा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, थ्रू आउट द वे ये सेम रहेगा। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो देखो इसको हम लोग v ले ले तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको हम लिखते हैं va, और ये हो जाएगा vb। कितना होगा, हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी। अब आप देखो कि हम लोग ये कहाँ पे निकाल सकते हैं, हमको निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला है v इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है ये फॉर्मूला। अब हमको वेलोसिटी किस पॉइंट पे निकालनी है, वेलोसिटी एट पॉइंट b, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ va।
वी ए, एक्सीलरेशन कितना है माइनस जी, टी के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, कितना टाइम मतलब टोटल जर्नी का टाइम वो हमको नहीं पता अभी। तो हो जाएगा वी बी इक्वल्स टू वी ए माइनस जी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं वी बी इक्वल्स टू वी ए, वैल्यू कितनी है यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये हो जाएगी कितनी फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल इसकी जो एक्स एक्सिस के अंदर फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी, इसमें वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन वाई एक्सिस के अंदर कितनी हो जाएगी यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये हो जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। डायरेक्शन का चेंज आएगा, डायरेक्शन का चेंज क्यों आएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे ना इस पॉइंट पे ए पे, तो इधर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो हम लोग डायरेक्शन लेंगे प्लस का जे कैप, वाई की डायरेक्शन में हम लोग जे कैप लेते हैं, लेकिन जब इधर आ जाएगा ना पार्टिकल तो पार्टिकल नीचे जा रहा है तो इधर आएगा माइनस का जे कैप, तो डायरेक्शन में चेंज आएगा, लेकिन हम लोग अभी उसकी बात नहीं कर रहे तो मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमको इन वैल्यूज़ को यूज़ करके तीन चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले आप टेबल को देख लो, ये चीज़ें क्लियर है, मैंने 50 बार इस वीडियो में बोल के बता दी है। इनिशियल वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है नीचे की साइड तो फाइनल वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमको तीन टर्म्स यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहली टर्म ये हम लोग पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी ले लेती हूँ एक्सट्रीम पॉइंट। हमको निकालनी है कि पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एच। पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो हो जाएगा उसका रेंज, मतलब मैक्सिमम किस रेंज तक वो गया है एक्स डायरेक्शन के अंदर। और एक हमको निकालना है टोटल टाइम टी। टोटल टाइम का मतलब क्या है कि वो, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, वाई टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इतना टाइम जितने टाइम में पार्टिकल हवा के अंदर था, वो एयर में था। पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से लेके इस पूरी जर्नी तक वो हवा में ही था, बी पे आगे वो वापस ज़मीन पे आ गया, तो ये हो जाएगा टोटल टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये तीनों टर्म्स हमको निकालनी है। अभी तो मैं जो तीनों के तीनों टर्म्स है ना, चाहे मैं रेंज की बात करूँ, हाइट की बात करूँ या टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ, तो मैं यहाँ पे डेराइव करूँगी, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो आप एक एक फॉर्मूले को डेराइव नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको याद रखने पड़ेंगे तीनों फॉर्मूले, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना वो इसके ऊपर करो, ताकि ये फॉर्मूले आपको याद रखने ही ना पड़े, वो क्वेश्चन करते करते ही आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसके अंदर हमको यूज़ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास जो कंडीशंस थी वो हमने पढ़ी, एक्स डायरेक्शन में क्या थी, वाई डायरेक्शन में क्या थी, अभी जस्ट टेबल बना के। तो अब हमको ये तीनों की तीनों डेराइव करने हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो देखो पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ तक गया, इसको ले लेते ए, इसको ले लेते बी, और ये हम लोग ले लेते हैं पॉइंट सी जो कि मैक्सिमम हाइट का है। अब मुझे निकालना है कि पार्टिकल ये जो पूरा ट्रैवल करा ना, इसमें इसको मान लो टाइम लगा कैपिटल टी विच इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये टाइम कितना था। अगर हमको पूरा टाइम निकालना है तो आप कंडीशन देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूँ तो एक्स, एक बार सबसे पहले हम वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। तो आप देखो मैंने वाई डायरेक्शन क्यों बोला, पार्टिकल ने ए से स्टार्ट करा, धीरे धीरे वाई डायरेक्शन के अंदर गया, वापस जीरो आ गया। इसका मतलब वाई डायरेक्शन के अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ज़ीरो है। पार्टिकल ने वाई डायरेक्शन वाली ये ट्रैवल होती है ना, जिस पॉइंट से स्टार्ट करा वापस वो ट्रैवल करके उसी पॉइंट पे आ गया वाई डायरेक्शन के अंदर। मैं एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, एक्स में तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी, मैं वाई डायरेक्शन की बात कर रही हूँ कि वाई डायरेक्शन में वो कुछ हाइट गेन करी होगी, लेकिन जैसे जैसे वापस नीचे आए वापस से वो हाइट कितनी हो गई, जीरो हो गई। मतलब जीरो से स्टार्ट करा था, जीरो पे आ गई। तो इसका मतलब जो एस वाई हम लोग लिखते हैं ना, वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट करा था वापस ज़मीन पे आ गया, एक्स ने वाई डायरेक्शन बात करो। ओके, और जी एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन है ए इक्वल्स टू माइनस जी, ये भी चीज़ सही है। अब आप लोग देखो हम लोग कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, और हम लोग को टाइम चाहिए, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं विच इज़ एस वाई। मैं वाई डायरेक्शन की बात करी तो इसलिए एस वाई लिख रही हूँ। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा।
टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम उसको यहाँ से स्टार्ट करा वहाँ तक गया, इस पूरे टाइम के अंदर ही तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है ना पूरे में। अगर मैं यहाँ से यहाँ लेती तो यहाँ पे एस वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, ये वैल्यू आएगी वाई डायरेक्शन के अंदर। तो इसलिए हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लिया है। तो इस पूरी डायरेक्शन में टाइम कितना लगा पूरे ट्रैवल में, कैपिटल टी, विच इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये वैल्यू कितनी है 0, यू वाई हमको पता है कितना, यू साइन थीटा हो जाएगा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप इनको इक्वल कर दो, इतना हो जाएगा यू साइन थीटा टी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज़ 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं करा है, मैंने सिर्फ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको देखना है कि कौन से पैरामीटर्स गिवन है। अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूँ तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एस वाई 0 हो जाएगा। एक बस देखो आपको ये चीज़ तो समझ में है ना कि वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 है। अगर मैं x की बात करती ना तो ये डिस्प्लेसमेंट आता, बिकॉज पार्टिकल एक जगह पे नहीं ठहरा हुआ है। हाँ, अगर मैं बात करती 1D की बात, तो उस केस में अपन ने लिया था कि x डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 था, बिकॉज जिस पॉइंट से फेंका ना उसी पॉइंट में वापस आ गया था। लेकिन यहाँ पे x डायरेक्शन में 0 नहीं है। लेकिन y में देखो, y में डिस्प्लेसमेंट देखना है, मतलब पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना ऊपर गया। तो अगर उसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है a और वो ऊपर ट्रैवल करा और किसी पॉइंट पे देखे तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। मैं यहाँ पे देखती हूँ इस पॉइंट पे तो भी 0 नहीं, ये हाइट आ जाएगी, यहाँ पे भी ये हाइट आ जाएगी, यहाँ पे हाइट आ जाएगी। लेकिन वापस जब यहीं पे आ गया तो उसका वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट था वो तो 0 हो गया ना, उसने स्टार्ट भी यहीं से करा था, आया भी वापस इधर नीचे। तो उस केस में हम लोग एस वाई कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, मैं यहाँ साइड में सारे फॉर्मूलाज लिख देती हूँ। टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकाले, हम लोग निकालते हैं ये वाली मैक्सिमम जो हाइट है ना h, तो हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं ना तो हम लोग सिर्फ a से c तक बात करेंगे, a से c तक। क्यों, बिकॉज a से c तक ही उसने मैक्सिमम हाइट गेन करी, उसके बाद तो उसकी हाइट धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम लोग a से c तक की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, हमको चाहिए हाइट विच इज़ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और ये कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, वाई डायरेक्शन के अंदर। a से c तक की पॉइंट बात करिए, फ्रॉम a टू c। तो यहाँ तक ये जो h होगा ना वो क्या होगा, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा ना। ये y डायरेक्शन है, इसके अंदर उसमें कितना चेंज आया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल पोजीशन से फाइनल। इनिशियल पोजीशन ये है तो ये यहाँ पे भी सेम इतनी ही होगी और यहाँ से ये फाइनल पॉइंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास है h इक्वल्स टू एस वाई। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ है हमारे पास a इक्वल्स टू माइनस जी, ये भी चीज़ है। और हमारे पास होके एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमको पता है कि इस जगह पे वी वाई कितना है, 0, वेलोसिटी 0 एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी ना, पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट करा, हम ए से सी तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक, ये तो फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी वी वाई इक्वल्स टू 0 है हमारे पास। तो अब आपको देखना है कि ये तीनों की तीनों टर्म कौन सी इक्वेशन में आती है। तो मेरे हिसाब से इक्वेशन होनी चाहिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। ओके, अब हमको हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी वाई लिखा है मैंने इसको यू वाई स्क्वायर प्लस 2as वाई होगा। ये कितना है, 0। पार्टिकल यू वाई इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे स्टार्ट करा था, कितना था, यू साइन थीटा था ना, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, बिकॉज क्या आएगा जी, एस वाई कितना है, h लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 2gh इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। h की वैल्यू कितनी आएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हाइट। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, बिकॉज
बिल्कुल इजी था, आपको देखना है कि कौन से पैरामीटर्स मुझे यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ और सारी कंडीशंस गिवन है, कोई ज़्यादा कंडीशन नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी याद रखनी है, फाइनल वेलोसिटी याद रखनी है, दोनों ही केस में, एक्स और वाई के केस में। और ये एक्सट्रीम पॉइंट पे देखना है कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये सब अप्लाई करके हम लोग ये इक्वेशन निकाल देंगे। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन आई h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, निकल गई। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड, हमको लास्ट एक ही चीज बची है, वो क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हमको ये ए बी जो है ना, यहाँ से लगा कर यहाँ ये निकालनी है। तो अब आप देखो, मैं ए से जा रही हूँ बी तक और मुझे सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करनी है, बिकॉज यहाँ पे वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक्स डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास एस एक्स होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास है। और एस एक्स की डायरेक्शन में आप देख लो ना, एक्सीलरेशन तो क्या है, 0 है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। और हाँ, हमको ये पता है कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा, वही टाइम लगेगा जो टोटल टाइम कितना है, t। तो हमारे पास कैपिटल T अवेलेबल है कि हमको पता है टाइम कितना लगेगा। तो अब आप देखो कि इनको यूज़ करके मैं कौन सी इक्वेशन लगा सकती हूँ। जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात आई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी। कितना होता है, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स कैपिटल T प्लस हाफ ए एक्स टी, ये ए एक्स है, टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 0। तो सिंपली एस एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स टी। और हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज को लिख देते हैं कैपिटल आर से, तो मैं इसको लिख सकती हूँ आर इक्वल्स टू यू एक्स। यू डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, फिक्स है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, यू कॉस थीटा होगा। और कैपिटल टी की वैल्यू मेरे पास है, कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि जो साइन 2 थीटा होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन आई है वो क्या आई है, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तीनों की तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गए। देखो, इसमें कोई भी डिफिकल्टी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, सिंपली आपको पैरामीटर्स देखने। ये सारी चीज़ें तो देखो ना बोर्ड एग्जाम के काम की, अगर कोई बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम में डेरिवेशन पूछ सकते हैं कि आप डेराइव करो, ये फॉर्मूला डेराइव करो, वो फॉर्मूला डेराइव करो, ये पॉसिबल है। लेकिन जेई नीट में कोई डेरिवेशन आपको पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, बिकॉज क्या होता है ना, काफ़ी बार आपको क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्या पूछेंगे, आपको इन पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज कर लेंगे, ठीक है, थीटा अलग दे देंगे, जी को कुछ और नाम दे दिया होगा, आर को किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और आपको पूछेंगे वही कि आपको डेराइव करना है, लेकिन आपको समझ, अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं निकालूँ कैसे। तो ये डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट है नहीं, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। कौन सी लगानी है, पैरामीटर्स चेक कर लो, अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हो। तो अभी तक हमने जो भी 3 टर्म्स थी वो निकाल दी, रेंज की वैल्यू कितनी होगी, जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये तीनों चीज़ हमने निकाल दी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमने बोला कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ना वो पैराबोलिक होगा, ठीक है, बोल तो दिया, लेकिन हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये जो पाथ होगा वो पैराबोलिक ही होगा, स्फेरिकल क्यों नहीं हो सकता, एलिप्टिकल क्यों नहीं हो सकता, हाइपरबोलिक क्यों नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी, मतलब क्यों नहीं हो सकता। तो उसको हम लोग आज निकालेंगे इक्वेशन के थ्रू। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन होती है ना वो, या फिर हम लोग बोलेंगे ट्रैजेक्टरी कि ये कैसे पता पड़ा हमको कि ये पैराबोलिक पाथ ही होगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको मैं लिख देती हूँ y, वो कितना होता है, u साइन थीटा कैपिटल T माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर।
वाई डायरेक्शन के मोशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे इस इक्वेशन को, जब भी हम लोग कोई इक्वेशन निकालते हैं ना पाथ की, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो वो वाई या एक्स की टर्म में आते हैं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करती हूँ तो वाई इजिकल टू के एक्स आता है, कि कांस्टेंट होता है वो के एक्स आता है। अगर मैं कुछ ऐसा होता है वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर भी होता है, वाई इजिकल टू एक्स क्यूब भी होता है। तो अकॉर्डिंगली हमको पता पड़ता है कि पाथ कैसा होगा। तो हमको भी इस इक्वेशन को y और x की फॉर्म में चेंज करना है। हमारे पास y तो है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि x डायरेक्शन के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग x लिख सकते हैं, और वो कितना था u cos थीटा t, और बिकॉज इसमें एक्सेलरेशन 0 था तो पीछे वाली टर्म 0 थी, और पीछे कुछ टर्म थी नहीं, ऐसा था। हम इसको देते थे इक्वेशन नंबर 1, इसको देते थे इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो कि मुझे इस इक्वेशन में x को लाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉस थीटा तो ऊपर वाली टर्म में है नहीं, तो मैं कॉस थीटा की वैल्यू नहीं रखती, लेकिन मैं t की वैल्यू, t दोनों में ही सेम होगा ना, चाहे वो y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। हमको पता है कि इस पूरे टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन हम इसको 0 नहीं रखेंगे, बिकॉज हमको y और x की टर्म में पहले चेंज करना है। फिर जैसे जैसे वैल्यूज होगी उसके अकॉर्डिंग 0 1 जो भी है वो तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल देते हैं, इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और t की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा हो जाएगा ना, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, माइनस हाफ ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये है हमारी इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, बिकॉज हमारे पास y भी है, हमारे पास x भी है। अब देखो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। नाउ सी, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू, इस टर्म को x के साथ वाले टर्म को मैं लिख देती हूँ a x माइनस x के अलावा जितनी भी टर्म है ना उसको मैं b लिख देती हूँ, तो क्या हो जाएगा b x स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ना वो पैराबोलिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर आ गया ना तो पैराबोलिक होगा ही होगा। तो इस इक्वेशन की वजह से हमने पहले ये नहीं बोला कि पाथ पैराबोलिक होगा और सारी चीज़ें सॉल्व करी, हमने पहले ये बोला है कि हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है तो इसका मतलब पाथ कितना होगा, पैराबोलिक ही होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। द रीज़न इज y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर की टर्म में प्रोपोर्शनल होता है ना तो अपन क्या कहते हैं, पैराबोलिक पाथ बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से ये इक्वेशन शो करती है कि पाथ कैसा है, पैराबोलिक। ठीक है, तो इससे ही वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसी इक्वेशन में आगे और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास इक्वेशन आई है ये, मैं लिख देती हूँ y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, ये मैं कॉमन ले लेती हूँ। कॉमन ले लिया तो ये तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, माइनस ये कितना है हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू नहीं है, कितना है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और बिकॉज मैंने ये चीज़ कॉमन ली है तो मैं इससे डिवाइड भी कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टर्म, ये तो एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन थीटा। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना। एक्स टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, इधर 1 आ जाएगा, माइनस जो भी टर्म है उसको डिवाइड कर दो। देखो मैंने एक्स कॉमन लिया है तो इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखा। अगर आप सिर्फ एक्स स्क्वायर भी लिखते हो और नीचे एक्स टेन लिखते हो तो वैसे भी एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन इस टर्म में चेंज हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करो, इसका क्या आता है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2 जी एक्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन टेन थीटा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस ये हो जाएगा जी, देखो यहाँ पे 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, हो सकता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, पीछे x बचेगा और क्या बचेगा साइन 2 थीटा, ये स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा, बस इतना ही है।
तो आप देखो कि हमारे पास एक वैल्यू थी रेंज की जिसकी वैल्यू थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, था ना। तो यही सेम टर्म आ रही है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, लेकिन ऑपोजिट आ रही है, नीचे की साइड आ रही है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसके ऊपर की कोई चीज़ काम की नहीं है, कैसे हमने सॉल्व किया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो फॉर्मूले, बेसिकली ये तीन फॉर्मूले हमारे बहुत काम के हैं। क्यों काम के, देखो अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन के बारे में पूछा है और अगर जो भी डेटाज गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, अगर वो डेटाज आपको थीटा के फॉर्म में दे रखे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी और बाकी पैरामीटर्स भी गिवन, थीटा आते ही ये थीटा ये तो दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाएगी और बाकी चीज़ें भी गिवन होगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में थीटा के फॉर्म में नहीं दे रखा है और आपको दे रखा है रेंज, और रेंज भी सीधा डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है 10 मीटर 20 मीटर जितना भी है, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें थीटा चाहिए, इसमें थीटा नहीं चाहिए, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसका फॉर्म आपको यहाँ पे लिख के बताया ताकि आपको एग्जाम टाइम में वापस पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, यार इसको मैं अब आर में कैसे चेंज करूँ। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूलाज दिए, ये इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो, ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आप एग्जाम में एक एक जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने नहीं बैठ सकते, तो आपको रटना, मैं रटना ही बोलूँगी, रटना इन दोनों फॉर्मूले को पड़ेगा ही। ये दोनों के अलावा जो 3 R H और तीसरा क्या था टाइम, ये तीनों भी आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ रटो, लेकिन कब रटो, पहले इसको समझो कि आपने सॉल्व कैसे करा है, कैसे ये फॉर्मूलाज आए, आपको वो चीज़ पता है, उसके बाद आप इनको याद कर लो, फिर आपको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉस थीटा जब आपको थीटा की फॉर्म में दे रखा हो, ये रेंज की फॉर्म में दे रखा हो तब। तो ये हो गया हमारे पास सारे फॉर्मूलाज। ने तीनों टर्म्स निकाल दी, इक्वेशन निकाल दी। अब एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती है, वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने स्टेटमेंट लिख देती हूँ, रेंजेस या फिर रेंज ऑफ टू पार्टिकल्स कैन बी same if they are thrown from different angles with same velocity. Sorry. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो पार्टिकल्स है मेरे पास, दोनों को मैं सेम वेलोसिटी से फेंकती हूँ, जो वेलोसिटी ना इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम लोग पार्टिकल को थ्रो करते हैं u, वो सेम है, लेकिन मैं अलग अलग एंगल पे फेंकती हूँ, एक को किसी एंगल पे फेंकती हूँ, एक को दूसरे एंगल पे फेंकती हूँ, तो दोनों ही केस में हमारी रेंज सेम हो सकती है। क्यों हो सकती है मैं बताती हूँ, लेकिन ये कंडीशन है कि एंगल कितना होना चाहिए, दोनों जो एंगल है ना, मान लिया θ1 है एक और θ2 है, इनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। द रीज़न इज, हम लोग ले लेते हैं, हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या है, r इजिकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैं एक रेंज ले लेती हूँ r1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी दोनों को सेम दी है, यू स्क्वायर साइन 2 θ1, इसको मैंने फेंका 2 θ1 से, और जो r2 है वो कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस θ1। पॉसिबल है ना, मैंने आपको बोला दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक का अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, तो 90 माइनस थीटा, या फिर हम लोग थीटा ही ले लो, 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो क्या हो सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा ही होगा, तो ये जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और आप देखो ये वाली वैल्यू ये वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब एक चाहे थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल तरीका है समझाने का, बाकी एक्चुअल में क्या होता है कि हमने ये प्रोजेक्टाइल मोशन दिया, तो यहाँ पे मैं किसी पार्टिकल को, एक पार्टिकल को फेंकती हूँ ऐसे और एक पार्टिकल को फेंक रही हूँ मैं कुछ छोटे एंगल से, ये कुछ ऐसे, ये हमने ले लिया एंगल θ1 और ये हमने ले लिया एंगल θ2,
वेलोसिटी दोनों के सेम रही है जो भी ली है, तो दोनों ही केस में आप देखो इनका जो रेंज है ना वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। बाकी चीज़ें अलग हो सकती है, एक्सट्रीम हाइट अलग होगी, डेफिनेटली अलग होगी, ठीक है, एक्सट्रीम हाइट दोनों की अलग होगी, लेकिन दोनों की रेंज सेम हो सकती है। ये एक स्टेटमेंट है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और आप सॉल्व करने बैठ जाओगे, आपको ये भी पता नहीं पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ लगाऊँ यहाँ पे। तो इसके अंदर सबसे ईजी तरीका समझने का एक तो होता है θ1 + θ2 = 90 डिग्री। अगर एंगल दोनों का 90 डिग्री सम आ रहा है, सेम वेलोसिटी से फेंका है, तो डेफिनेटली उनकी रेंज सेम हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना वो आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल कैसे होता है, सिमेट्रिक होता है इस एक्सिस के, इस एक्सिस का सिमेट्रिक होने का मतलब है पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगेगा ना उतना ही टाइम यहाँ से वापस नीचे जाने में टाइम लगेगा। बेसिकली एक्सट्रीम हाइट, ये हमारा एक्सट्रीम हाइट है, यहाँ तक आने में पार्टिकल को जितना टाइम लगेगा सेम उतना ही टाइम वापस उसको नीचे आने में लगेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये जर्नी आइडेंटिकल होती है, कि ये जितना टाइम लगा उतना ये टाइम लगेगा। यहाँ पे जितनी वेलोसिटी होगी ना उतनी वेलोसिटी यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे जितनी वेलोसिटी होगी उतनी वेलोसिटी यहाँ पे होगी, और ये भी सेम है, यहाँ पे जितनी वापस उतनी होगी, और यहाँ पे तो 0 ही है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसकी जर्नी आइडेंटिकल है इस एक्सिस के लिए, मतलब इसके इस साइड जितना टाइम लग रहा है सेम उतना ही टाइम उस साइड भी लगेगा। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं। तो आज के लिए इतना बहुत होगा। इसके बाद में कल वाले वीडियो के अंदर हमने ये जो पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा है कि जब हम लोग ग्राउंड से किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो उस केस में क्या होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हम किसी हाइट से पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन देते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूलाज बनते हैं, और उसके साथ में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो ठीक है, चलो आज के लिए बहुत हो गया एंड थैंक यू।